बेसिक केमिस्ट्री, जिसमें हम सबसे पहले बेसिक केमिस्ट्री में मैटर को पढ़ते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर यानी कि मैटर की क्वालिटी पर ही मैटर क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। जैसे हमारे पास क्या है, मार्कर है, तो मार्कर क्या एक मैटर है क्योंकि इसमें मास है, इसका भी वॉल्यूम है और इसका भी शेप एंड साइज है ना, आप देख सकते हो इसका भी शेप एंड साइज है और वॉल्यूम और मास है, इसको क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। अब ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट, जो हमारी फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट उसके रिगार्डिंग हमारे मैटर कितने, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, 3 पार्ट्स में मैटर को बांटा गया है। एक है प्लाज्मा, ये आउट ऑफ सिलेबस है, हमारे सिलेबस में, बट हम 3 पार्ट को हम इस सिलेबस में क्या करेंगे, कवर करेंगे। हमारे जो फर्स्ट है सॉलिड है, लिक्विड एंड गैस। अब इसको जो डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम, मास, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, शेप हो गया। तो वॉल्यूम हम जानते हैं सॉलिड क्या होता है, डिफाइन होता है और मतलब बिल्कुल डिफिनेट होता है, बोलो तो फिक्स होता है, एंड लिक्विड वाला फिक्स होता है। अगर हमने पानी लिया बोतल में 1 लीटर, तो 1 लीटर अगर हम इसमें से किसी और हम पात्र में कन्वर्ट करेंगे, किसी और में भी कन्वर्ट करेंगे, तो वो 1 लीटर ही रहेगा। ऐसे ही हमारे पास जो मार्कर है, इसका भी जो है, अगर यहाँ हम कहीं और भी इसका वॉल्यूम अगर फीड करें तो ये सेम ही रहेगा, बोले तो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। बट एक गैस क्या होती है, बिल्कुल चेंज होती है। गैस में अलग हो, जैसे आप जानते हो, अगर गैस अभी यहाँ है तो कहीं और जाएगा तो कुछ घट भी जाएगा, उसकी मास कुछ बढ़ भी सकता है, बट वो घटेगा ही। अगर सेब की बात करें तो सेब भी बिल्कुल डिफाइंड रहती है। इसमें सेब क्या होती है, इसमें बोतल में वाटर रखा था तो उसकी सेब बोतल के लिए लिया, अब किसी और में मैं किस में रखूँ, ग्लास में रखूँ, तो ग्लास का शेप लेगा, बिल्कुल इनडिफिनिट रहती है। और इसमें भी इनडिफिनिट रहेगी, गैस में भी। और मैं मास की बात करूँ तो मास जो है ना, तीनों में क्या रहेगी, मास जो है, अगर मास को डिफाइन करूँ तो मास तीनों में जो वेट है, तीनों में क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, बिल्कुल डिफाइंड रहेगी, बिल्कुल फिक्स रहेगी। अब बात करते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है, लिस्ट होता है किसमें, सॉलिड में और इन लिक्विड। इन लिक्विड में क्या होता है, इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस, दोनों क्या होता है, बीच में होता है थर्मल एनर्जी। इसकी बात करूँ लिक्विड में, वही जो अगर बात करूँ गैस की, तो गैस में काफी हाईएस्ट होती है। अगर बात करूँ आई एम एल का मतलब होता है इंटर मोलिकुलर फोर्स। क्या होता है, इंटर मोलिकुलर फोर्स होता है ना, तो इंटर मोलिकुलर फोर्स कहते हैं किसे, इसको पहले समझ लेते हैं, इसके बाद आते हैं। इट इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द कंडीशनड पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स की क्या होती है, एवोगाड्रो आपने सुना होगा, वो मतलब ऑटोमेटिक उसकी बढ़ती हुई कंडीशन, जैसे पार्टिकल अभी गैस की कंडीशन, जो उसकी पार्टिकल से काफी मोशन क्या होती है, फास्ट करती है, फिर उससे कम किसकी मोशन कम करती है, लिक्विड का। सबसे कम जो मोशन में क्या रहता है, सॉलिड रहता है। सॉलिड को अगर मैंने यहाँ रखा, इसकी पार्टिकल तो यहाँ ही रहेगा, बट लिक्विड को मैं रखूंगा थोड़ी सी आगे बढ़ी, बट गैस को और ज्यादा फैल जाएगी। ऐसी है क्या, थर्मल एनर्जी है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा थर्मल एनर्जी के बारे में। देन क्या मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसकी टेंड्स टू द कीप मॉलिक्यूल्स ऑफ द पार्ट, और इसके अलग अलग क्या होते हैं पार्ट्स, जैसे मैं बात करूँ O2 CO और H2O, तो यहाँ बात करूँ H2 मतलब वाटर है, तो इसका हाइड्रोजन एक पार्ट है, ऑक्सीजन एक पार्ट है, तो अलग अलग पार्ट क्या होती है, डिवाइड होती है, बट ये क्या, थर्मल एनर्जी। अगर थर्मल एनर्जी हम निकालेंगे, हाइड्रोजन की अलग निकलेगी और ऑक्सीजन की अलग निकलेगी, गेटिंग है। वैसे ही इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी कि IMF क्या होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अट्रैक्शन। जहाँ फोर्स की बात होगी तो वहाँ अट्रैक्शन होगा ही होगा। किसमें अट्रैक्शन होगा, तो कंडीशन ऑफ द पार्टिकल, दो पार्टिकल्स के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगी। देन EF जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, EF अगर बढ़ेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। EF बढ़ रहा है तो जो उसकी डिस्टेंस से काफी कम होगी, तब तो पार्टिकल्स क्या होगी, जब कम होगी डिस्टेंस तभी तो काफी वो क्या हो रही है, फास्ट बन रही है, ठीक है, उसके मोशन में कह सकता हूँ। देन टू कीप मॉलिक्यूलर टुगेदर, और इसका क्या होता है, यहाँ इसका भी जो मॉलिक्यूल्स है अलग अलग भागों, मतलब एक के लिए कुछ और, जैसे मैं बोलूँ तो हाइड्रोजन के लिए कुछ और ऑक्सीजन के लिए कुछ और होगा, अलग अलग होगा कंडीशन में, ठीक है। ये द ऑर्डर सबसे ज्यादा किस में होती है, सॉलिड में, और फिर कम लिक्विड में, फिर गैस में। क्योंकि EF का जो ऑर्डर होता है, जैसे हमने अभी जाना इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स, तो जब अब सॉलिड है तो इसके बीच जो है ना, सॉलिड का जो पार्टिकल का जो फोर्स है काफी कंबाइंड है, मतलब काफी नजदीक नजदीक फोर्स लग रहा है, इसी कारण क्या हो रहा है, ये हार्ड नेचर का है। देन अगर लिक्विड की बात करूँ तो उससे कम फोर्स लग रहा है, इसलिए उसकी पार्टिकल क्या है, लूज है, और सबसे कम लूज किस में है, तो गैस में। इसको बोलते EF यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन फिर हम आगे मूव करेंगे।
एटॉमिसिटी होता है क्या, तो द नंबर ऑफ एटम्स द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स में जितने एटम्स प्रेजेंट हैं ऑफ एन एलिमेंट्स के साथ, उसे क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। आई एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमारे पास क्या है O2, O2 कहने का मतलब कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन, इसलिए हमारा एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा, 2। अब Cl2 में कितने Cl है, 2 है, इसलिए एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और He हीलियम कितने हैं, 1, इसलिए एटॉमिसिटी 1 हो जाएगा। और P4 यानी कि फास्फोरस कितने हैं, 4, इसका एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गेटिंग। अब जैसे मैंने Cl2 लिखा है, तो Cl2 में कितने हैं, 2 Cl2 और ऑक्सीजन में 2 होगा। गेटिंग है। अब बात करते हैं एटॉमिसिटी ऑफ द ओजोन। ओजोन में एटॉमिसिटी होता है क्या, तो ओजोन का सूत्र पहले क्या होता है, O3 होता है। O3 यानी कि कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। देन है अब S8, इसमें कितने होंगे एटॉमिसिटी प्रेजेंट, 8। देन मतलब जितने एटम्स प्रेजेंट है, एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसे बोलेंगे एटॉमिसिटी। अब बात करते हैं नोबल गैस। नोबल गैस में टोटल कौन कौन होते हैं, तो 6 नोबल गैस होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन और Kr और जिनोन और Rn, ठीक है, रेक्सोन। ये सारे हमारे क्या है, एटॉमिसिटी अगर पूछा जाए तो सारे मोनो एटॉमिसिटी, मतलब सारे में जो अगर आप देखो तो एटम्स कितने हैं, एक ही एटम्स प्रेजेंट है ना सारे में, नियोन की बात करो या हीलियम की बात करो, आर्गन की बात करो, इसलिए इसको बोलते हैं मोनो एटम्स, जिसमें एक एटम्स प्रेजेंट है। गेटिंग, इसलिए इसका एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन डाई का मतलब तो, डाई मतलब तो जिसमें एटॉमिसिटी इसका 2 हो जाएगा, जिसमें 2 एटम्स या 2 क्या है एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं डाई एटॉमिसिटी। तो इसमें 2 O2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा और Cl2 हो जाएगा। और लास्ट है क्या है, ट्राई एटॉमिसिटी। ट्राई का मतलब जिसमें 3 एटम्स प्रेजेंट हैं, जैसे O3 N2 ओजोन। और टेट्रा का मतलब 4, जिसमें 4 एटम्स क्या है हमारे प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं टेट्रा यानी कि 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे मूव करेंगे, वैलेंसी। तो एटम्स की जो हमारी वैलेंसी कैसे मेजर की जाती है, इससे पहले हम लोग एटम्स का एटम्स हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से। हम एटम्स को जब देखेंगे तो क्या 3 लेयर दिखाई देती है। सबसे जो छोटी लेयर होती है, मतलब सबसे बोलो तो अंदर लास्ट लेयर क्या, इलेक्ट्रॉन, इसका प्रोटॉन, और लास्ट में क्या सबसे ऊपर वाली लेयर क्या होती है, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आइए जानते हैं हम कि एटम में जो वैलेंसी कैसे चेक किया जाता है। 3, फर्स्ट हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर, सेकंड है एटॉमिक मास, और थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एटॉमिक नंबर कहते हैं किसे, तो इससे समझते हैं। तो मैंने आपको बोला कि जो एटम जो आप देखोगे माइक्रोस्कोप में, क्या 2 चीज आप मेजर करोगे एटॉमिक नंबर के लिए। किसको, सिर्फ आप देखोगे प्रोटॉन, प्रोटॉन के टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन प्रेजेंट रहेंगे उसी को क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, एटॉमिक नंबर बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, 1, इसलिए हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर क्या होती है, 1 होती है। और ऐसे बात करता हूँ क्लोरीन के कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, उसमें है 17, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है, किसका, क्लोरीन का। बात आ रही समझ में ना। अब देखिए एटॉमिक मास होता है क्या है। एटॉमिक मास हम जब मेजर करते हैं ना, तो 2 चीजों को मेजर करते हैं, एक है क्या, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को जो हम ऐड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास बोलते हैं। गेटिंग। जैसे मैंने अभी आपको मैंने बताया है कि अगर मैं बात करूं किसकी, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, तो आप मुझे बताओ। एटॉमिक नंबर 1 होते हैं, क्यों होते हैं, उसके बेस पे, प्रोटॉन के बेस पे। तो एक आगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी एक ही है, क्या न्यूट्रॉन इसमें नहीं है, इसलिए इसकी एटॉमिक वेट क्या होती है, 1 ही। गेटिंग है, आरी बात समझ में। अगर बात करूं नियोन, तो नियोन में एटॉमिक जो नंबर होती क्या होती है, 10 होती है। और इसमें हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 5 इलेक्ट्रॉन्स और 5 प्रोटॉन्स, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10। गेटिंग है, आरी बात समझ में। आगे देखो, जब अगर कोई भी एटम्स हमारा न्यूट्रल का होता है, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, प्रोटॉन के नंबर और इलेक्ट्रॉन के नंबर दोनों इक्वल होते हैं, तो हमारा एटम्स क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पे है। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप बताइए 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो नंबर ऑफ
मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास का क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों के नंबर को जोड़ देंगे, 6 प्लस ए जो आपको मैंने दिखाया है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, गेटिंग। और देखो आपके पास क्लोरीन, तो क्लोरीन में पूछो कि आप बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन और कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो क्लोरीन का जब देखोगे एटॉमिक नंबर तो क्या 17 होते हैं, तो 17 इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 17 इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस में और प्रोटॉन प्लस में रहता है। कौन कौन प्लस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इसकी बात करूं तो इसमें भी क्या होते हैं, 12 होते हैं इलेक्ट्रॉन और 12 क्या होते हैं प्रोटॉन। गेट इट? आई होप आपको समझ में आया होगा। हम आगे मूव करते हैं।